ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें 4 चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा द लिविंग वर्ल्ड है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और थर्ड चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम है, और फोर्थ जो है एनिमल किंगडम है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे 4 चैप्टर हैं, और फर्स्ट यूनिट में जो हमें 4 चैप्टर करने हैं वो मेनली हमारे से डील कराएंगे डाइवर्सिटी की। हमारे सराउंडिंग में जो है वो बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है, किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं, किस तरह के एनिमल्स मिल रहे हैं, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ये सारा पढ़ना है हमें इसमें। उसके साथ साथ हमें जो पढ़ना है यहाँ पे ये पढ़ना है कि किस तरह जो है हम इनको ईजी बनाएं, कौन कौन से मेथड्स फॉलो करें, करेक्टरिस्टिक फॉलो करें, जिससे कि हमारी स्टडी ईजी हो जाए और बहुत ईजी वे में हम समझ जाएं कि हमारे सराउंडिंग में डाइवर्सिटी कैसी है, किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, ठीक, और क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन से हैबिटेट्स हैं जहां हमें लिविंग थिंग मिलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में आज मेनली हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है सिंपली हम समझेंगे यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है यहाँ पे। जैसे एक है हमारे पास टर्म है बायोलॉजी और दूसरा टर्म है लाइफ। बायोलॉजी की बात करें तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे हम बात करें कि टर्म्स है हमारे पास, जैसे हम बात करें यहाँ पे हम बात करें किसकी, बायोस की और लॉजिया। बायोस और लॉजिया दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग होता है कि बायोस मीन्स हो गया हमारा, बात कर रहे हैं हम किसकी, लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक, और लॉजिया मीन्स हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ। तो सिंपली बायोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया, स्टडी ऑफ लाइफ। फिर सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसी टर्म को डायरेक्टली एक सेंटेंस में हमें दे दिया कि उसका मीनिंग क्या हो गया, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। लाइफ और लिविंग थिंग हमारे सभी चीज़ें आ गई, प्लांट आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास भाई लाइफ जो है, थर्ड पॉइंट जो हमें गिवन है, थर्ड पॉइंट हमें गिवन है लाइफ, ठीक। थर्ड पॉइंट हमें गिवन है, थर्ड पॉइंट हमें गिवन क्या है, लाइफ गिवन है। अब थर्ड पॉइंट में जो हमें लाइफ गिवन है, कह रहा है क्या, लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम डेड और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम फंक्शन लाइक। तो लाइफ एक प्रॉपर्टी है जो सिंपली हमें, प्रॉपर्टी ऑफ क्वालिटी है जो ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग करती कुछ बेसिक पॉइंट्स पे, कि ऑर्गेनिज्म डेड है या डेड और नॉन लिविंग है या लिविंग है। तो हम यहाँ कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलाई और रिप्रोडक्शन, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ये चीज़ें शो कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। और वही अगर हम नहीं शो करता कि वो ये थिंग्स से ग्रोथ नहीं शो कर रहा है, मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहा है, और वही रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, अपनी जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कहते हैं वो थिंग जो है नॉन लिविंग थिंग है, ठीक। जैसे इन वर्ड्स को समझे हम, जैसे ग्रोथ का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का नंबर या मास इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। जैसे हम बात करें एक सीड की, सीड को हमने वाटर में रखा, सोक किया, सीड स्वेलो होगा, स्वेलो होने के बाद जो धीरे धीरे उसमें से रूट्स अराइज होंगी, रूट अराइज होने के बाद उसमें शूट अराइज होगी, शूट अराइज होने के बाद उसमें 1 लीफ आएगी, 2 लीफ आएगी, 3 लीफ आएगी, 4 लीफ आएगी। तो इस तरह जो है लीफ आती जाएंगी और प्लांट की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। वही हमारे पास एक कोई प्लांट है, उसके अंदर न्यू लीफ आना बंद हो गई, उसके अंदर न्यू लीफ आना बंद हो गई, फ्लावर आना बंद हो गया, फ्लावर नहीं आएगा तो फ्रूट भी नहीं आएगा, और जो उसमें जो अदर डेवलपमेंट है वो सब खत्म हो गई। हम उसे क्या काउंट करेंगे, डेड प्लांट काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, डेड प्लांट। वही हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है कि ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर अंडरगोइंग इन आवर बॉडी इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं बॉडी के अंदर, वो सभी क्या हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो अगर किसी पर्सन के अंदर ये सारी एक्टिविटी चल रही है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रेक डाउन के नए कंपाउंड फॉर्म कर रही है, या कुछ सिंपल कंपाउंड से नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं,
तो हम कहेंगे वो बॉडी जो है वो लिविंग है और सर्वाइव कर रही है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हम कहते हैं कि अगर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा है, मीन्स जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कोई या हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है, उस चेंज को हमने रिस्पॉन्स दिया है या कोई बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो क्या है, लिविंग है। फिर हमने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी नेक्स्ट जनरेशन देगा, तो भी हम वहाँ काउंट क्या करते हैं कि वो रिप्रोडक्शन, वो क्या है, लिविंग है। तो ये तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हो गए। अब इन्हीं करेक्टरिस्टिक को हमें डिटेल में आगे स्टडी करना है। जैसे हम बात करें जो करेक्टरिस्टिक है, जो पीछे हमने बात किया, फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इस ऑर्डर में अभी हमें जो है इनको वन बाय वन स्टडी करना है। फर्स्ट आया ग्रोथ। ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो ये हम सिंपली मानते हैं ग्रोथ जो है सभी में होती रहती है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें ग्रोथ हमें दिखाई पड़ेगी कि वो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। फिर दे इंक्रीज इन मास एंड नंबर। तो ये मैंने पीछे ही बताया आपको, जब ग्रोथ के बारे में बताया कि जब भी ग्रोथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, चाहे प्लांट या एनिमल, उसके अंदर उसका मास जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ उसमें क्या नंबर इंक्रीज़ होंगे। जैसे लीफ का बताया कि लीफ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। फिर हम बात करें, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो अगर जैसे इस पॉइंट को डील करें हम, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। तो हम कह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी जो है शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, वो भी शो कर रहे हैं ग्रोथ। कैसे शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें, अगेन यहाँ पे रिपीट करूँ, जैसे हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे हम बात करें, ये सिंपली ये हो गया, ये रीज़न हमारा हिल रीजन हो गया। ये रीज़न जो है हमारा कौन सा हो गया, ये हिली रीजन हो गया। अब यहाँ पे वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने से जो फाइन पार्टिकल्स फॉर्म होंगे, वो फाइन पार्टिकल्स सारे के सारे क्या होंगे, धीरे धीरे कहाँ आएंगे, ग्राउंड पे आएंगे। ग्राउंड पे आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉइल की जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी, बढ़ना स्टार्ट कर जाएंगी। तो यहाँ मटेरियल एक्यूमुलेट होता गया। मटेरियल एक्यूमुलेशन से क्या हुआ कि हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ गया जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉन लिविंग मटेरियल में भी ग्रोथ हो रही है। फिर हम बहुत सारे माउंटेन्स भी देखते हैं जो कि वो भी, उनका भी हाइट इंक्रीज़ कर रहा है। अभी तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ माउंटेन्स का हाइट डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर नेचुरली हम बात करें तो कुछ माउंटेन्स जो हैं वो अपने आप ही जो है उनमें अपर लेयर फॉर्म होने से क्या हो रहा है कि उनमें ग्रोथ देखी जा रही है। फिर ये तो हो गया, पहले हमने कहा कि ग्रोथ जो है लिविंग करेक्टर है। अब हमें क्या मिल गया, ग्रोथ जो है नॉन लिविंग करेक्टर भी मिल गया। अब तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे कि हमने कहा पहले कि लिविंग है अगर ग्रोथ हो रही है, अब हम कह रहे हैं नॉन लिविंग में भी ग्रोथ दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूज़न निकलता है, कंक्लूज़न ये निकलता है कि ग्रोथ हमारे लिए एक डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि भाई हम यहाँ तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देख रहे हैं और लिविंग में भी ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक। फिर हमने कहा नहीं है, लेकिन जो लिविंग जो है उनमें ग्रोथ कैसी होती है, उनमें ग्रोथ कैसे होती है, और किस में कंटिन्यूस है, किस में डिसकंटिन्यूस है, ये देखा हमने। तो हमने कहा कि जो हमारे लिविंग थिंग है उनमें ग्रोथ चलती है, कैसे चलती है, सेल डिवीजन के थ्रू। कैसे चलती है, सेल डिवीजन के थ्रू। एक सेल जो है वो सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 1 से 2 सेल फॉर्म होगा, 1 से 2 सेल फॉर्म होगा, 2 से 4 फॉर्म होगा, 4 से 8 फॉर्म होगा। क्लियर। दूसरा, प्लांट शो कंटिन्यूस ग्रोथ। प्लांट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहे हैं। वहीं कि हम बात करें एनिमल्स की बात करें, वो एक सर्टेन स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे हम बात करें किसी कोई प्लांट देखते हैं तो हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूस में लीफ आ रही है। लीफ जो है भले ऑटमन सीजन के बाद जो है वो शेड हो जाएगी, लेकिन फिर से लीफ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। और फिर से प्लांट की न्यू ब्रांचेज राइज होना स्टार्ट होंगी, प्लांट फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन वही हम एनिमल की बात करें, एनिमल में एक सर्टेन एज, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, 18 ईयर के बाद उसमें स्टेज हमें देखने को नहीं मिलेगा ग्रोथ। क्लियर। तो यहाँ पे एक सर्टेन स्टेज पर बंद हो जाएगी ग्रोथ। तो वही हम आगे बात करें, जैसे जो अदर करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे यहाँ तो हो गया ग्रोथ जो है हमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों मिल रही है, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। फिर हम जैसे नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट पेज पे आए हम। नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन है रिप्रोडक्शन। हमें यहाँ का गिवन है रिप्रोडक्शन गिवन है।
ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम कहते हैं जितने भी लिविंग थिंग हैं सभी वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने यंग वन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिससे लाइफ भी कंटिन्यू रहेगी, और अगर कोई परफॉर्म कर रहा है इस फंक्शन को तो वो लिविंग है। ठीक, फिर यहाँ पे से दे रखे से आपने ये सब पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि रिप्रोडक्शन टू टाइप की होती है, सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में टू डिफरेंट इंडिविजुअल विद अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और असेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। तो ये भी आपने पढ़ा कि जो फंजाइज हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, वहीं प्लानेरिया में रीजनरेशन के थ्रू होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं 10th में, तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन बाय सिनोनिमस विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ सेल, ये अपने बाइनरी फिशन पढ़ा हुआ है, बाइनरी फिशन पढ़ा हुआ है या मल्टीपल फिशन पढ़ा हुआ है, उस तरह के रिप्रोडक्शन ये फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल नहीं गिवन है, वो एग्जांपल हमें बुक में गिवन है, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, वो एग्जांपल हमें गिवन है किसके, ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल है। जैसे हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ ह्यूमन बीइंग में कुछ कपल्स जो है वो इनफर्टाइल हैं, कुछ कपल जो है वो इनफर्टाइल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी जनरेशन नहीं आ रही आगे। फिर हम बात करते हैं वर्कर बी, हनी बी में जो वर्कर बी हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। फिर हमारे पास एक हाइब्रिड वैरायटी है हॉर्स की, म्यूल, इनमें भी कैपेबिलिटी नहीं होती, ये भी इनफर्टाइल होते हैं। तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट ऐसे एग्जाम्पल आ गए जिनमें लिविंग करेक्टर, अदर लिविंग करेक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ कहते हैं कि ये जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये तो लिविंग थिंग में भी ऐसे कुछ लिविंग थिंग है जिनमें ये नई प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो हमने कहा कि ये जो है एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कि भाई डिफाइनिंग करेक्टर क्या होगा, तो हमने कहा नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है मेटाबॉलिज्म पार्ट है, हम उसको देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं बनता। तो हमने कहा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेटाबॉलिज्म, हमने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स बिलोंग टू वेरियस क्लास साइज एंड फंक्शन। तो जितने भी लिविंग थिंग है वो किससे बने हुए, केमिकल से बने। जैसे हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, फैट से बनी हुई है। ठीक, वैसे जितने भी लिविंग थिंग है सभी इन चीज़ों से बने हुए हैं। तो द केमिकल विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। तो जो भी लिविंग थिंग होंगे उनमें कंटिन्यूस क्या होगा, जो केमिकल है वो दूसरे न्यू केमिकल फॉर्म करेगा या खुद को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो रॉ मटेरियल मिलेगा उससे नए केमिकल फॉर्म होंगे। जैसे आपने पढ़ा है दो टर्म पढ़ी, डाइजेशन पढ़ा है जिसके अंदर जो है ब्रेक डाउन होता है, जिसके अंदर क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। वहीं आपने एक और टर्म पढ़ा है असिमिलेशन, वहीं पर एक और टर्म पढ़ी है आपने असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में सिंपली क्या हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड फॉर्म कर दिया। अब असिमिलेशन में क्या होगा, अमीनो एसिड से न्यू प्रोटीन फॉर्म होगा। ठीक, तो इसी को जो फॉर्मेशन और सिंथेसिस जो है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म में हम एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स। वहीं हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म हम बात करते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ जो थी वो ब्रेक डाउन हुई, ब्रेक डाउन होने के बाद न्यू थिंग्स फॉर्म हुआ। ठीक, जैसे इसे बोल सकते हो आप, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है डाइजेशन कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट है हमारा असिमिलेशन का। ये आपने लास्ट लाइक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट पॉइंट आया, यहाँ पे ये पॉइंट जो है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये रिपीट हुआ है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सक्रीट मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कोई भी जो है परफॉर्म नहीं हो रही तो वो नॉन लिविंग है। लेकिन हमारे पास, अब जैसे बता रहा हूँ, पीछे से बता रहा हूँ कि हमारे पास ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिससे कि हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बन सकती है। जैसे हम बात करें कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ की, तो हमें पता है कि इतना आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि हम बहुत सारे प्रोटीन क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, लिविंग कंडीशंस में मिलेगा हमें, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो, या बहुत सारे प्रोटीन्स हैं हम जो है आर्टिफिशियली फॉर्म कर सकते हैं, आर्टिफिशियली फॉर्म कर सकते हैं। तब ये बात आई तो हमने कहा ये तो मेटाबॉलिज्म भी हमारे लिए एक लिविंग डिफाइंड कैरेक्टर नहीं बना। लेकिन हमने देखा फिर जो भी कंडीशंस हो रही हैं वो लैब कंडीशन में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन
हमने देखा जो वहाँ पे रिएक्शन या जो रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, भले लैब कंडीशन पे यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो मटेरियल्स हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बात ये आई वहाँ पे कि अगर लैब कंडीशन में हो रही तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे लिए एक जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग करेक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई भी थिंग जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसको माना गया कि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग करेक्टर है, एक्सेप्ट जो लैब कंडीशन पे एक्टिविटीज चल रही उनको छोड़ के। ठीक, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एक और बचा हुआ हमारे पास करेक्टर कौन सा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी लिविंग थिंग होंगे, वो एक्सटर्नली जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा, हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज आएगा उसको वो रिस्पॉन्स करेंगे, उसको वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो वही वैसे ही हमारे यहाँ पे ये फॉर्म हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्या करेंगे, अगर वो लिविंग है तो जो भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो चेंज आएगा उसको वो रिस्पांस देंगे। जैसे कि सिंपली हम बात करें कि हमारे नियर कोई साउंड क्रिएट हुआ है, हमारे नियर कोई साउंड क्रिएट हुआ है, अगर हमारे नियर कोई साउंड क्रिएट हुआ है तो हम जैसे ही उस साउंड क्रिएट होगा उस साइड हमारी नेक मूव कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टिमुलस मिला और हमने रिस्पांस प्रोड्यूस किया। स्टिमुलस कौन सा था? एक्शन था। लेकिन स्टिमुलस जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। सिंपली से हमारी बॉडी के अंदर कहीं पेन हो रहा है तो वो इंटरनली हो गया, और अगर सराउंडिंग कोई चेंज आया तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नली हो गया। अब रिस्पॉन्ड इस पॉइंट की बात करें, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब ये तीनों चीज़ हो सकती है, फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है और बायोलॉजिकली हो सकता है। फिजिकली बात जैसे किया, सिंपली साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड एयर के थ्रू आ रहा तो फिजिकली हो गया। केमिकली, कहीं किचन में कोई कुकिंग हो रही है, कुकिंग में सिंपली क्या हुआ कि जैसे ये आइटम फ्राई होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जो है उसका जो एरोमा है, उसमें जो केमिकल्स हैं वो एयर में आना स्टार्ट करेंगे। एयर के थ्रू हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो उन्हें सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल इसमें प्रेजेंट है। या सिंपली जैसे हम लैब में कोई काम कर रहे हैं तो जैसे ही उसमें से स्मेल आना स्टार्ट करेगी, तुरंत ही हम समझ जाएंगे क्या एक्टिविटी हो रही है। फिर नेक्स्ट बात करें हम, जैसे यहाँ पे प्लांट जो है ये जो प्लांट किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिक्स पॉल्यूटेंट। तो प्लांट जो है चाहे पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी रिस्पॉन्स देते हैं, टेम्परेचर को देते हैं, सेट टेम्परेचर के लिए आगे दे भी रखा है हमें। ऑर्गेनिम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज़। तो जो ऑर्गेनिम्स है वो भी जो एनवायरमेंटल क्यूज़ हैं या एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं उनको जो है रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर वाली बात यहाँ पे हमने की थी, वो टेम्परेचर वाली बात यहाँ पे आई हमें कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल वीडर। फोटो पीरियड का दो रिलेशन है, एक टेम्परेचर से भी है और एक लाइट से है। फोटो पीरियड का दो रिलेशन है, एक टेम्परेचर से है, एक लाइट से है। यहाँ में लाइट से समझ सकते हैं कि जो सीजनल वीडर्स, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ये इनका एक टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड में ही जो है ये ब्रीडिंग करेंगे। ठीक वैसे सिंपली प्लांट की ही बात करें तो प्लांट का भी हमें मिलेगा कि इनका भी एक प्रॉपर टाइम है, इतने टाइम पीरियड के लिए लाइट यूटिलाइज करेंगे, उतने टाइम पीरियड की लाइट जब उन्हें मिल जाएगी उसके बाद ही उन्हें फ्लावर आना स्टार्ट होगा। वहीं नेक्स्ट हम बात करें, ऑर्गेनिक हैंडल केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडीज एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जो भी ऑर्गेनिम्स हैं उनकी बॉडी में केमिकल इंटर करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी जो है सराउंडिंग से अवेयर हो जाएगी, पता चल जाएगा उसे। ठीक, ह्यूमन बीइंग द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस है कि वो अपने जो है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में जा सकता है और रह सकता है। या सिंपली बात करें हम एक और इसमें फैक्ट की, जैसे हमने कहा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है, अभी हम बात कर रहे हैं कि डिफाइनिंग करेक्टर है, लेकिन इसमें भी एक हमें केस मिलता है जहाँ पे हम कहते हैं कि डिफाइनिंग करेक्टर नहीं हो सकता। हम डिफाइनिंग करेक्टर बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कब करेगा, जब वो कॉन्शियसनेस में है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे ह्यूमन अनकॉन्शियस वे में भी मिलता है। जैसे हम बात करें कोई पर्सन जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन हैमरेज हो गया है, या वो कोमा में जा चुका है, ऐसे केसेस में क्या होगा, या ब्रेन डेड हो चुका है, ऐसे केसेस में क्या होगा, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगी, मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, और
उसमें कॉन्शियस नहीं होगा, अनकॉन्शियस पर्सन होगा। वो क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, उसे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी चलेगी। जो भी हम उसे लिक्विड फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा उसके अंदर डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो यूरिनेट करेगा विदाउट हिज नॉलेज, उसकी बिना किसी नॉलेज के सारी एक्टिविटीज़ की बॉडी के अंदर चल रही होंगी। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेगा, तब जाके वो, या लिविंग थिंग जो उसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, तब वो जाके क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करेगा। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यहाँ जो हमने 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हैं, कौन कौन सी, हमने ग्रोथ डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, और जो है मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया, उसके साथ साथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई डिस्कस किया। ये सारे के सारे में से सिर्फ हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ये हमारा मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जिससे कि हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी थिंग लिविंग या नॉन लिविंग है। ठीक, तो यहाँ पे तो ये फैक्टर्स हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी का है। नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका स्टार्ट कर रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ये आया कि जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं जो भी लिविंग थिंग में डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है, वेरिएशंस प्रेजेंट है, या डाइवर्स फॉर्म प्रेजेंट है। जैसे सिंपली हम देखेंगे ह्यूमन की वैरायटी देखेंगे तो स्किन कलर के अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। स्किन कलर की बात करेंगे, अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। वहीं हम जो है जो नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो वहाँ पे हमें हाइट का वेरिएशन मिलेगा, हमें हाइट का वेरिएशन मिलेगा। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, हाइट डिक्रीज करती जाएगी लोगों की। क्लियर, तो हम साइज़ को लेके या कलर को लेके वेरिएशन मिल गया। या सिंपली हम रोज़ की बात करें, रोज़ के कोई हमें वाइट फ्लावर मिलते हैं, येलो फ्लावर मिलते हैं, रेड भी मिलते हैं, ब्लैक मिलते हैं, ब्लैकिश रेड मिलते हैं, ब्लूइश मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो इन डाइवर्सिटी को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग थिंग में जो डिफरेंसेस या डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वो क्या हो गया हमारा, बायोडाइवर्सिटी। आपने कहा बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी जो हमने डिस्कस किया, जैसे यहाँ हम बात करें यहाँ पे कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ सेकंड पॉइंट आया, नॉमेनक्लेचर की बात करें। नॉमेनक्लेचर की एक सिस्टम है जिसमें हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी अर्थ प्रेजेंट पे है या डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, उनको हम नेम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करें, नेम प्रोवाइड करें। जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम नेम प्रोवाइड करेंगे उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। तो इतनी स्पीसीज़ के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही टफ काम है, हमारे लिए बहुत ही टफ काम है। इस चीज़ को टफ काम है, इस चीज़ को जो है स्टडी करने के लिए हमने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हम ईच एंड एवरी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम नेम प्रोवाइड करेंगे। फिर वही पॉइंट यहाँ रिपीट हो रहा है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो वही बताया मैंने कि 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है ये डेटा हमें गिवन है बुक में। अब प्रॉब्लम क्या थी, नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, जो इसलिए पड़ी कि जितने प्लांट्स एनिमल्स हैं इन सबको हम लोकल नेम जानते हैं। जैसे सिंपली हम बात करें रैट की बात कर लें, ठीक, रैट जो है सिंपली वहाँ ऊंदरा बोलते हैं, ऊंदरा बोलेंगे, कुछ जगह चूहा बोलेंगे, कहीं चूहिया बोलेंगे, बंगाली में कुछ और नेम होगा, गुजराती में कोई और नेम होगा, साउथ इंडियन में कुछ और बोलते होंगे। क्लियर, इंग्लिश में रैट बोलते हैं, या माइस वर्ड भी यूज़ करते हैं, माइस रैट में डिफरेंस भी है। ठीक, फिर जो है इतने सारे नेम्स हमें हो गए सिंपली अपने आसपास में। अब हम बात करेंगे फ्रेंच में कोई और नेम होगा, उसमें जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोई और होगा, जापानीज़ में कोई और होगा। तो जब ईच एंड एवरी कंट्री की और ईच एवरी स्टेट के अलग अलग नेम होंगे तो हमारे पास इतना बड़ा विवल्डरिंग होगा, इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि, और इतने ज़्यादा नेम हो जाएंगे हम सबके नेम याद ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कि हम नॉमेनक्लेचर करें और एक सिंगल नेम दें, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी स्पीसीज़ हैं, उनको एक सिंगल नेम दें। जैसे रैट की बात करें तो एक रैट का नाम क्या है, रैटलस है, रैट का नाम क्या है, रैटलस है। डॉग का नाम कैनिस है, डॉग का नाम कैनिस है। तो ये जो है ये क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, एक साइंटिफिक नेम बनाया जो वर्ल्ड वाइड यूज़ करें। तो इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया, नॉमेनक्लेचर यूज़ करना स्टार्ट किया और सिस्टम बनाया नेमिंग का। क्यों आगे ही रखा है यहाँ पे,
These local names are vary from place to place, region to region, and within a country also. So it is impossible for any person to remember the name of an organism in all languages. ठीक, ये प्रॉब्लम थी. हैज़ देर इज़ अ नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्निंग. तो हमें एक सिस्टम की नीड थी जिससे कि जो भी नेम हो वो हम यूनिफॉर्मली यूज़ करें. अब यूनिफॉर्मली नेम बनाने के लिए हमारे पास जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें किसी प्लांट को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स होंगे. ठीक, उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा. स्टडी करके हम जो है नॉमनक्लेट करेंगे. ठीक, अब नॉमनक्लेट करेगा कौन? नॉमनक्लेट करेगा कौन? हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन है. हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन है. एक हमारे पास ICBN है, जिसका नेम क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर. इसका जिसका नेम क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर करता क्या है? जो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में जो भी प्लांट्स अवेलेबल हैं या जो प्लांट्स हमें न्यू रिसर्च में हमें मिलेंगे, उन सभी को उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनकी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई करने के साथ साथ उन्हें एक नेम देना, एक पहचान देना. ये सारा काम किसका? ICBN का है. वही हम दूसरी बात करें ICZN का. ICZN की बात करें, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ये सिंपली काम क्या करेगा? ये काम करेगा जो भी एनिमल्स मिलेंगे हमें. हाँ, एक और चीज़ बताएं, ICBN जो है, ICBN में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके भी नेम जो है दिए जाते हैं. ये चीज़ रह गया था. ICZN में मेनली जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो हैं उनको, या जो इंसेक्ट्स हैं, या इंसेक्ट जो भी एनिमल में आते हैं, तो जो भी एनिमल्स हैं उन सभी के नेम जो है ये प्रोवाइड करेगा. क्लियर? तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हुआ. आज हम इतना ही करेंगे. कल जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम इसके आगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे, और जो है हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी करेंगे. इसमें इस चैप्टर में जो NCERT में गिवन है उसमें से अभी जो हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पे एक हमारा टॉपिक हटा दिया गया है, टैक्सोनॉमिकल एड, जिसके अंदर जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया, कीज हो गया, ये पढ़ना है, ये हर्बेरियम पढ़ना है. ये वाला टॉपिक जो है हमारे यहाँ एक्सक्लूड हो गया, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. कल जो हम करेंगे या जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम करेंगे क्या? मेनली हम करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे. ओके.